आज हम आपको जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर से मिलवाने वाले हैं। जानिए नरेंद्र कुमार यादव, सबसे युवा आईआरएस अधिकारी और फिट इंडिया आंदोलन के ब्रांड एम्बेसडर। एक बार डोले दिखा दो अपने। ओह माय गॉड, फुल नेचुरल। आपका फेवरेट माइथोलॉजिकल कैरेक्टर कौन सा है? मेरे फेवरेट तो हनुमान जी हैं। मैं तो डेडली मारता हूँ तो जय बजरंगबली। मेरे तो ऑटोमेटिक नेचुरली निकलता है जय बजरंगबली। जब ये जीएसटी की रेड मारा करते थे तब इन्होंने एक भागते हुए जो जीएसटी की चोरी में पकड़ा गया था उन्हें दबोच के ऐसे पटक दिया था। जितना आसान लोगों को लगता है ना, एक एक दिन दो दिन निकल जाते हैं। कई बार हम लोग मतलब नहीं कर पाते, चीजों को फेल हो जाती हैं। जितने गुरुदेव लोग हैं ना जो आजकल इन्फ्लुएंसर बने हैं, उन सबको भी मैं बताना चाहता हूँ, बच्चों को अलग अलग तरीके से बाइसेप ऐसे ट्रेंड कर लो, ट्राइसेप ऐसे ट्रेंड कर लो। कुछ नहीं है, 3 एक्सरसाइज अगर आप करते हैं ना तो आपकी फिटनेस जर्नी सॉर्टेड है। बॉडी बनाने के लिए 4 चीजें चाहिए। डाइट आपको सही करनी पड़ती है, दूसरा वर्कआउट और जिम, तीसरा है कार्डियो, फिर स्लीप एंड देन सप्लीमेंट। कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन लीस्ट? नंबर 1, नंबर 2, तीसरी चीज, चौथी चीज सप्लीमेंटेशन। आप किसको मानते हैं कि यार ये मेरा रोल मॉडल है, ऐसा नेता होना चाहिए? हमेशा से फेवरेट महात्मा गांधी जी रहे हैं। इतना बड़ा मतलब शासन तंत्र था जो हमारे ब्रिटिशर्स का, और यहाँ से भेज दिया, तो वो उनसे बड़ा नेता और उनसे बड़ा जो है लीडर कौन है? वो थे किंग मेकर या पॉलिसी मेकर विदाउट चेयर। उनके पास कोई पदवी नहीं थी। जितने भी आज तक पॉलिटिशियन हुए जो गद्दी पे बैठे हैं, उनमें से आपका फेवरेट कौन सा? आप बोलते बड़ा अच्छा है, तो अभी आने वाले समय में सोच रहे हैं पॉलिटिक्स में जाने की? मेरी प्लानिंग ये जरूर है कि मुझे कुछ इम्पैक्ट डालना है और अपने जो यूथ हैं, जिनके हाथ में अपने देश का भविष्य है, उनको सही राह पे लेके चलना है। हमारे हिंदुस्तान में टैक्स लगता है, वो यूके के बराबर लगता है, इंग्लैंड के बराबर लगता है, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो युगांडा के जैसी हैं। सड़कें उतनी क्लीन नहीं है, बहुत ट्रैफिक है, पानी को भी मैनेज नहीं कर पा रहे। अपने घर में कोई कूड़ा नहीं फेंकेगा, रोड पे तुरंत चिप्स खाएगा और शीशा खोलेगा और झट से बाहर फेंक देगा। मैं बोलता हूँ कि ये देश हमारा है, इस देश को हमें आगे लेके चलना है। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो ये भ्रष्टाचार भी आप ही लेके आ रहे हैं। आपने इतना फिट सरकारी अफसर नहीं देखा होगा। सरप्राइज हो जाओगे जब आप देखोगे कि किसी सरकारी अफसर के इतने बड़े डोले हैं। जनरली हम लोग सरकारी अफसरों को पेट के साथ देखते हैं, लेकिन इनकी हेल्थ अपने आप में आपको सरप्राइज कर देगी और मोटिवेट करेगी कि आपको सरकारी जॉब पानी है, लेकिन ऐसी हेल्थ भी चाहिए। आज हम आपको जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर से मिलवाने वाले हैं। जी हाँ, इनका नाम है मिस्टर नरेंद्र यादव जी। इनकी फिजिक से मैं खुद इतना इंस्पायर्ड हो गया हूँ कि आज मैं मजबूरन, टाइम नहीं था लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि यार ये पॉडकास्ट तो मैं मिस नहीं कर सकता, इनके साथ तो मुझे बैठना है, क्योंकि मैं खुद भी उसी जर्नी पर आगे बढ़ रहा हूँ। पहले स्वागत करते हैं नरेंद्र यादव जी का, और फिर कैसे ये मैनेज करते हैं ये सब चीज़ें, सरकारी जॉब और साथ में हेल्थ, कैसे किया इन्होंने ये सब चीज़ें अचीव, उसके बारे में बात करते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर नरेंद्र यादव। थैंक यू अरविंद भाई। कैसे हैं नरेंद्र भाई आप? एकदम फर्स्ट क्लास। पहले मैं तो चाहता हूं कि एक बार आप कैमरे में, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार डोले दिखा दो अपने, मतलब यहाँ से। ओ माय गॉड, फुल नेचुरल। फुल नेचुरल। तो फुल नेचुरल की पहले बात कर लेते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने उठा दी। आजकल जो बॉडी है, लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, स्टेरॉइड यूज़ करते हैं, बहुत सारी ड्रग्स भी आती हैं जो कि मसल एनहेंस और पंप करने का काम करती हैं, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात बोली, ये नेचुरल है। तो क्या फ़र्क है, एक आम ऑडियंस को अगर समझना हो कि नेचुरल और पंप वाली बॉडी, इनमें डिफरेंस क्या है, प्लीज़ आप बताइए। मैं सारे बच्चों को या जो लोग भी फिटनेस में इंटरेस्ट रखते हैं उनको बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप एनाबॉलिक यूज करते हैं, बेसिकली क्या होता है, जो एस्टेरॉयड होता है सिंथेटिक हार्मोन होता है, और एस्टेरॉयड भी 2 तरह के होते हैं। अगर आप देखोगे, एक तो होता है जो मेडिकल पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता है, दूसरा लोग यूज़ करते हैं एनाबॉलिक एस्टेरॉयड। एनाबॉलिक का मतलब होता है जो बिल्डअप करे, आपके मसल को जो है जो बढ़ाए जी, तो उस पर्पज़ के लिए लोग यूज़ करते हैं। तो अगर हम उस तरह के एस्टेरॉयड की बात करें तो उससे जो आप बॉडी बनाते हो, बेसिकली वो क्या है कि आप अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हो ओरली और इंजेक्शन के थ्रू सिंथेटिक हार्मोन्स। उस हार्मोन से आपकी बॉडी तो बन जाती है, लेकिन क्या होता है कि अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना, सब डिस्टर्ब हो जाती हैं, सब इम्बैलेंस हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि नेचुरल रहना है। जैसे मान लिया टेस्टोस्टेरोन चाहिए मसल बिल्डिंग के लिए, अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस के लिए, उसको फास्ट अप करने के लिए, तो आपको टेस्टोस्टेरोन बाहर से कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर बाहर से आप ले रहे हो तो अंदर जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है ना, वो कम हो जाएगा। और जब आप उसको छोड़ोगे तो फिर बॉडी तो भूल गई टेस्टोस्टेरोन बनाना, फिर वो फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। फिर जितनी मसल आपने गेन की थी ना,
सर सब नीचे आ जाएगी। तो कभी भी रहना है नेचुरल रहना है। हाँ, नेचुरल के साथ एक समस्या है कि ये रिजल्ट थोड़ा स्लो आता है, आपका प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, फास्ट रिजल्ट नहीं आता। लेकिन आजकल जमाना क्या चल रहा है, इंस्टेंट, सब कुछ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला है। जैसे सोशल मीडिया पे देखिए, सबको 30 सेकंड 90 सेकंड में सब कुछ चाहिए। तो बॉडी भी सोचते हैं कि 30 दिन 90 दिन में बन जाए। सही बात है। मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई टाइम लगे, जो बने परमानेंट बने, ना कि शॉर्टकट्स आप ले रहे हैं और लॉन्ग टर्म का पेन ले रहे हैं। शॉर्टकट्स कभी नहीं जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, आपकी दिलचस्पी के लिए, आप अगर सोच रहे हैं कि जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर को बॉडी बनाने की क्या जरूरत पड़ गई, तो इनका एक वाकया बड़ा ही फेमस है। जब ये जीएसटी की रेड मारा करते थे, तब इन्होंने एक भागते हुए, जो जीएसटी की चोरी में शायद मैं इनसे पूछूंगा पकड़ा गया था, उन्हें दबोच के ऐसे पटक दिया था। ये वाकया आप बताइए, मैंने बहुत सुना है इसके बारे में। देखिए अरविंद भाई, ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जी। और जो लोग एग्जेजरेशन की बात है, पटकने वटकने की बात तो बहुत ज़्यादा एग्जेजरेशन है। लेकिन हाँ, अगर आप फिट हैं, अगर आप कुछ इन्वेस्टिगेशन में हैं जहाँ पे आपको फिजिकल कुछ करना है, अगर आप फिट हैं तो आप बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, आपकी इफिशियंसी बहुत बढ़ जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप देखो, चाहे पुलिस हो, अब अगर आप पुलिस में नौकरी कर रहे हैं और आप पेट लेके जा रहे हैं, अगर कभी आपको किसी को चेज करना पड़ जाए तो आप नहीं दौड़ पाएंगे उतने। लेकिन अगर आप फिट हैं तो आप दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। इवन आप मतलब दौड़ना भागना भी छोड़िए, आपका जो कार्य की इफिशियंसी होती है ना जी, मान लीजिए ऑफिस में भी हैं तो आप शरीर से केवल फिट नहीं होते हैं, आप मेंटली भी फिट होते हैं। बिल्कुल। आप जो मानसिक तौर पे भी जो काम आप लेथार्जिक शरीर के साथ 4 घंटे में करते हैं ना, 2 घंटे में कर लेंगे। आपकी इफिशियंसी जो है ना, मेनी फोल्ड बढ़ जाती है। बिल्कुल सच तो बात। फिटनेस का सर तो आनंद ही आनंद है। बाय द वे, अगर मैं आपसे पूछूं प्रोफेशनली, देखो आप वो तो बॉडी पे दिख रहा है कि आप रूटीन में जिम करते हो। वैसे कितने सालों से कर रहे हैं आप जिम? मेरे ख्याल से 12-13 साल हो गए अरविंद भाई। और आपकी जीएसटी की जॉब को, जब आप जीएसटी ऑफिसर 16 साल हो गए। 16 साल। बाय द वे, मैं आपको एक और सच्चाई बताता हूँ, कभी ये लगभग 100 किलो के भी हुआ 107 किलो, 107 किलो 107 किलो की भी हुआ करते थे। तो ये जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है। बट मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि एक तरफ आपकी सरकारी नौकरी है, सरकारी जॉब है, जो आपको मतलब ऑब्वियसली हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, काम तो Correct. ज़रूरी है ही। बिल्कुल। साथ में आप हेल्थ है, इनको मैनेज कैसे कर लेते हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि कई लोग मेरे से पूछते जी। हैं कि भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं उठ नहीं पाता हूँ, मैं देर हो जाती है रात में। मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ अरविंद भाई कि आपकी ना नीयत साफ होनी चाहिए कुछ करने की। अगर आपकी कुछ करने की नीयत है तो टाइम भी निकलता है। आप एक चीज़ बताओ, अगर कुछ ऐसा हो जाए, जैसे हम लोग ब्रीदिंग करते हैं ना, जी अभी तो ऑटोमेटिक चलती है, जी। लेकिन अगर ये आ जाएगी इच्छा के ऊपर है, आपको ब्रीथ अगर करोगे तो जिंदा रहोगे, नहीं करोगे तो जिंदा नहीं रहोगे। तो आप ब्रीथ करोगे कि नहीं करोगे? आप सांस लोगे ना। बिल्कुल। कोई भूलेगा सांस लेना? नहीं भूलेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा सर। मैं हमेशा बोलता हूँ ना, अगर आपको कोई काम करना है ना, तो आप एक रास्ता खोज ही लेते हो, नहीं तो एक बहाना खोज लेते हो। तो यहाँ भी वही है, अगर ज़िंदगी अपने बेहतर करनी है ना, तो हमारी नीयत होनी चाहिए कि भाई हमें उठ के सुबह 1-1.5 घंटा करना है। तो मैंने क्या है, मैंने सोच लिया भाई कि मैं रात में कितने बजे सोऊं, ऑफिस से कितना लेट आऊँ, सवेर आऊँ, कुछ नहीं, चाहे 4 घंटे की नींद हो, 5 की हो, कुछ भी हो, सुबह उठ के एक जाके वर्कआउट करना है तो करना है। हाँ, वर्कआउट के बारे में भी मैं बोलता हूँ कि कई लोग क्या होते हैं, बोलते नहीं 1 घंटा 1.5 घंटा। मैं बोलता हूँ नहीं, अगर आप 24 घंटे में ना सिर्फ 24 मिनट निकाल लो, ओके, पर आवर 1 मिनट, इतना तो अपने लिए निकालना है यार। Correct. 24 मिनट में जाके थोड़ा सा पसीना वसीना बहा लो। और लोग बोलते हैं एक्सरसाइज क्या करना है, मैं बहुत सिंपल बोलता हूँ भाई, अगर जिम नहीं जा सकते मत जाओ, घर में हो ना, घर में थोड़ा सा सूर्य नमस्कार कर लो, थोड़े पुशअप मार लो, पुलअप मार लो, इतने में भी काम हो जाएगा। लेकिन नियत तो रखो कि कुछ करना है अपने। बाय द वे, ये फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। फिट इंडिया कैंपेन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया था, उसके ब्रांड एम्बेसडर की जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी? ये 2019 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। बेसिकली ये कैंपेन नहीं है सर, ये आंदोलन है। हाँ, बिल्कुल सही बात। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे सारे यूथ जो है, न केवल यूथ बल्कि सारे जितने लोग भी हैं देश में, सभी नागरिक है, इस आंदोलन के साथ जुड़े। प्रधानमंत्री जी का कहना ही था ना कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, वाह, कि आधा घंटा जो है आपको अपने शरीर के लिए देना है। माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा था। और इस आंदोलन का मकसद यही है कि जो आजकल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, अगर आप देखेंगे ना भी आंकड़े उठा के, तो आप अपने देश के अंदर 21 करोड़ लोग जो है ना, 21 करोड़ लोग ऐसे लोग हैं जो शिकार हैं डायबिटिक, नहीं डायबिटिक हैं। ओबेसिटी की संख्या थोड़ी कम है, डायबिटिक हैं। और हम एक डायबिटिक कैपिटल बनने जा रहे हैं सर। ट्रू, इतनी बड़ी समस्या है। और आप देखेंगे 22 करोड़ लोग जो है
हाइपरटेंशन, बीपी उसके शिकार हैं। हाँ, वही तो मैं कई बार बोलता भी हूँ कि चीनी धड़ल्ले से बिकती है और प्रोटीन के लोगों को डराया जाता है। ये तो सर मार्केटिंग का प्रोपेगेंडा है। मैं आपको बताऊं कि प्रोटीन इंटेक करते हुए लोग, वे प्रोटीन को पढ़े लिखे लोग बोलते हैं पाउडर है, हाँ। पाउडर वाला डब्बा है। अगर अरविंद भाई लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा है कि वे प्रोटीन क्या है, मैं आप फिर से बताना चाहता हूं कि चाहे कहते नहीं दूध होता है, चाहे गाय का हो, भैंस का हो, जो भी हो, दूध से जब आप पनीर निकालते हो तो जो पानी बचता है उसको जब सुखा दो तो कुछ जो पाउडर मिलता है वही वे प्रोटीन है। अब आप इसमें बताओ इसमें क्या ऐसा है कि जो पाउडर वाला डब्बा हो गया, चीजें हो गई। और जो स्पेशली वेजिटेरियन है उनको तो बहुत जरूरत है। बहुत अच्छा सोर्स है, दूध हो गया, दूध का ही बना प्रोडक्ट है ये बेसिकली। सच बात है। और इसमें कोई पाउडर, डब्बे में आपको सेल किया जाता है तो डब्बा खा के मोटे हो गए, डब्बा खा के बॉडी बना ली, मतलब मार्केट का प्रोपेगेंडा है ये सर। समझाना पड़ेगा, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी के लाइफ में। वैसे बॉडी बनाने के लिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बॉडी बनाने के लिए 4 चीज़ें चाहिए। एक तो डाइट आपको सही करनी पड़ती है, दूसरा वर्कआउट और जिम, तीसरा है कार्डियो जिसमें आपको डेली एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो करनी होती है, फिर स्लीप एंड देन सप्लीमेंट। तो आप इनको, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप रैंक करिए कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन लीस्ट, नंबर से कैसे करेंगे आप? सबसे इंपॉर्टेंट स्लीप। अगर नींद पूरी नहीं है सर ना तो आप अगले दिन अच्छा फील नहीं करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट है स्लीप। अब स्लीप के ऊपर भी क्या है, लोगों का किसी का कोटा होता है 8 घंटे का, किसी का 7 घंटे का, किसी का 6 घंटे का। ये एक आदत है। अगर आपको 6 घंटे में आपकी बैटरी पूरी रिचार्ज हो जा रही है तो 6 घंटे आपका कोटा है। कई लोग 7 घंटे भी सोते हैं और कई लोग कहते नहीं, फोबिया हो जाता है, यार मैं तो आज कम सोया हूँ, मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं है। उतना भी नहीं सोचना है। एक ऐसा नहीं कि डेली कैलकुलेट करते रहना है। आप साउंड स्लीप लो, हो सकता है 5.5-6 घंटे में आपकी नींद पूरी हो जाए। स्लीप मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिटनेस में, नंबर 1। ठीक है। और नंबर 2 डाइट, कि आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। पता चला आप जो है जंक फूड खा रहे हो और सारे दुनिया भर के अपने बॉडी के अंदर गंदगी डाल रहे हो तो आपकी बॉडी जो है ना सर, वो 1 घंटे 1.5 घंटे वजन उठाने से नहीं बनेगी। सच बात है। तो दूसरी चीज मेरे डिक्शनरी में सर, आप मेरे अगर रैंकिंग पूछेंगे तो डाइट है। तीसरी चीज सर एक्सरसाइज आपकी। ठीक है। और चौथी चीज सप्लीमेंटेशन। मैं क्यों बोल रहा हूँ चौथी चीज सप्लीमेंटेशन, क्योंकि हमारे डाइट में ना लगभग अगर हम घर में जो इंडियन हमारा फूड होता है, अगर उसको हम थोड़ा समझ के खाएं तो सब कुछ हमें मिलता है। सर घी है हमारे पास, हेल्दी फैट्स। आजकल उसको भी ऐसे बोला जाता है कि आप घी खाओगे तो आपका जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। जी। अरे घी से भी लोगों को दूर कर रहे हैं हम। गलत बात है जो बहुत, मतलब मैं बोलता हूँ कि हार्मोन्स जितने भी प्रोड्यूस होते हैं सब फैट से प्रोड्यूस होते हैं। ट्रू। अरे हार्मोन्स ही नहीं होंगे तो बॉडी चलेगी कैसे? घी तो खाना ही खाना है। और अच्छा, जितना आप अच्छा खा सकते हो उतना अच्छा घी खाओ आप। और दूसरी चीज, घी से लोगों को डरा दिया गया। अब मैं बोलता हूँ घर के अंदर अगर आप जाओ तो जो रोटी चावल है, अगर मैं आपको बताऊं ना बॉस, तो चावल का जो क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है रोटी से अच्छा होता है। ओके। अगर आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की किताब में देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि क्वालिटी ऑफ द जो राइस का है, जो उसका अमीनो एसिड का प्रोफाइल है, बेहतर है आपके रोटी से। लेकिन लोग क्या करते हैं, अभी हमें चावल नहीं खाना है, एकदम चावल ही छोड़ देते हैं, अब रोटी भी नहीं खाना। फिर तो इन सब चीज़ों में क्या होता है कि आप कार्ब एकदम कट कर देते हो। आपको पता है बॉस, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, हमारे पास क्या होता है, एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन। ओके। सेरोटोनिन क्या होता है कि फीलिंग ऑफ गुडनेस, मतलब अच्छा मूड फील कराता है अगर सेरोटोनिन बनता है बॉडी में। तो जी। वो बनता कैसे है, एक अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफान, उससे वो उसकी प्रोडक्शन होती है उस हार्मोन्स की। अब ट्रिप्टोफान जो है तब तक कन्वर्ट नहीं करता सेरोटोनिन को, तब तक नहीं प्रोड्यूस करता जब तक कि आपकी बॉडी में कार्ब्स ना हो। कार्ब्स क्या करता है, ट्रिप्टोफान जो अमीनो एसिड है उसको बोलता है कि भाई तू बॉडी के अंदर जो है सेरोटोनिन पैदा कर। तो लोग क्या कहते हैं, कार्ब्स नहीं खाते एकदम से, बोलते हैं मैं एकदम लीनिंग पे जा रहा हूं, मैं कटिंग कर रहा हूं, कार्ब्स नहीं खाना। भाई कार्ब्स बहुत जरूरी है बहुत सारे बॉडी फंक्शन के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए। आप कार्ब्स छोड़ देते हो फिर एंजाइटी, चिंता हो जाती है आपको, क्योंकि अच्छे हार्मोन्स तो बन नहीं रहे बॉडी में, तो टेंशन ही होगी ना सर। तो आपको कार्ब्स कभी भी कट नहीं करने चाहिए, कार्ब्स आपको खाना है बस। हाँ, जो रेशियो बताया गया है कि भाई 45% आपके 55% तक कार्ब हो सकता है तो उतना कार्ब लो आप, उससे ज्यादा मत लो। लेकिन हम लोग क्या होता है देसी स्टाइल में, आन दे भाई आन दे, जितना मिल जाए आन दे, वो वाली बात रहती है ना। फिर उसमें लिमिट नहीं होता, फिर बोलते यार खाने बोलते फिर खा रहा हूँ और फिर बोलते मोटे हो रहा हूँ, क्या करूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ। खाओ आप, लेकिन हर चीज का लिमिट है ना। बाउल अपना जितना बना था उतना ही खाओ। जैसे एक जॉन इब्राहिम की एक रील वायरल हुई थी, वो बोले कि मैं 20-25 साल हो गए, मेरे को काजू कतली बहुत पसंद है लेकिन मैंने खाई नहीं। क्या अपने आप को मिठाइयों से दूर रखना
सही है, गलत है, ये मिथ है, क्या है, आप बताइए। देखिए जान भैया बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर भी हैं, एक्टर भी हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूं और बहुत सारी उनकी मूवी भी देखा हूं। जी। लेकिन जान सर का ये पर्सनल ओपिनियन है कि मैं 14 साल से काजू कतली नहीं खाया, मतलब अब उनका अपना है। मैं इतना मानता हूं सर कि आपको ठीक है, आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्शन चाहिए, थोड़ा अनुशासन चाहिए। रिस्ट्रिक्शन में नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ा अनुशासन चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप अपनी जो पसंदीदा चीज़ है उसको खाएं ही नहीं। फिर इस लाइफ का मतलब क्या है? मैं हमेशा बोलता हूँ अरविंद भाई कि हम जो 12 भावों से मिलके बने हैं, जिसमें सुख है, दुख है और ईर्ष्या है, जलन, सब कुछ है इसमें। तो कभी आप जब फील करते हो आपको खाना चाहिए ना, तो उस इमोशन को एंजॉय करो। सही बात। आप हफ्ते में 10 दिन जब भी मन कर रहा है आप खाओ। लेकिन फिर वही बात आती है कि भाई उसको खाने से मैं मोटा हो जाऊंगा, नहीं। किसी एक खाने से ना कोई मोटा नहीं होता, सच है। न एक खाने से कोई डाइट खराब होती है। आपको अपनी बॉडी को जो है ना सर समझना पड़ेगा, उसको हैप्पी रखना पड़ेगा, ओवरऑल डाइट कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। मीठा, केवल मीठा खाने से इंसान मोटा होता है ना सर, तो पता नहीं कितने लोग डेली शुगर खाते मोटे हो गए होते। सही बात। ओवरऑल डाइट मैटर करती है। बिल्कुल सही बात। उसका सीक्वेंस भी बहुत मैटर करता है। मैं जनरली एंड में मीठा खा लेता हूँ, मुझे मीठा बहुत पसंद है। खाना चाहिए। हाँ। बस ये है कि वही अनुशासन। आप ऐसा नहीं है कि पता चला रबड़ी और जलेबी पड़ी है तो उठा के जो है पेल दिए पूरा भर के जितना मिला। मतलब थोड़ा सा टेस्ट करिए ना, उसको एंजॉय करिए, टेस्ट के लिए बना हुआ है। अच्छा, वैसे जब आप वर्कआउट करते हैं तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं और अलग अलग वर्कआउट होते हैं। आपका फेवरेट वर्कआउट कौन सा है? अरविंद भाई एक्सरसाइज केवल 3 ही है। ओके। आउट ऑफ मैं अपने एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ 12 सालों की। हाँ। और जितने गुरुदेव लोग हैं ना जो आजकल इन्फ्लुएंसर बने हैं, उन सबको भी मैं बताना चाहता हूँ, बच्चों को अलग अलग तरीके से बाइसेप ऐसे ट्रेंड कर लो, ट्राइसेप ऐसे ट्रेंड कर लो, कुछ नहीं है। 3 एक्सरसाइज अगर आप करते हैं ना तो आपकी फिटनेस जर्नी सॉर्टेड है। एक है चेस्ट प्रेस, बारवेल स्क्वाट, डेडलिफ्ट। हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन करवा लेते हैं। चेस्ट प्रेस क्या होती है? चेस्ट प्रेस मतलब नॉर्मली जब आप एक फ्लैट बेंच होती है, उसके ऊपर वेट लगा के जब आप प्रेस कर रहे होते हो तो चेस्ट प्रेस हो गई। ठीक है। अब उसमें भी लोग इंक्लाइन डिक्लाइन पता नहीं क्या क्या, मैं बोलता हूँ फ्लैट मार लो, उसके बाद पुशअप लगा लो, उसके बाद बार डिप्स मार लो, हो जाएगा शॉर्ट, कोई इशू नहीं है, पूरी चेस्ट बन जाएगी। बार डिप्स मारोगे तो लोअर आ जाएगा, फ्लैट मारोगे तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुशअप मारोगे थोड़ा इंक्लाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बारबेल स्क्वाट जब मैं बात करता हूँ ना, वन ऑफ द माई फेवरेट एक्सरसाइज। आपकी पूरी बॉडी चलती है सर, लेग चलता है उसमें, कोर चलता है, आपका अपर बॉडी इन्वॉल्व होती है, कोर की स्टेबिलिटी बनी होती है, तो उससे अच्छी एक्सरसाइज नहीं है मसल गेन के लिए। सही बात है। और तीसरी एक्सरसाइज जो डेडलिफ्ट है, माय पर्सनल फेवरेट वो भी है। डेडलिफ्ट में क्या होता है कि आपको पूरी स्ट्रेंथ का फील आता है, पूरी बॉडी एक साथ चल रही होती है उसमें भी। तो ये तीनों जो मास गेन करने के लिए, मसल गेन करने के लिए है ना, यही 3 एक्सरसाइज हैं। जनरली लोग पूछते हैं कि जब चेस्ट आप कर रहे हो तो आप कितना वेट, मैक्सिमम कितना वेट आज तक लिए हो आप? मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मेरा मैक्सिमम वेट तो 122 kg है। ओके। लेकिन मैं कभी भी बोलूंगा ना, ईगो लिफ्टिंग ना करें, वेट के पीछे ना भागें। आपकी बॉडी किस तरह की, अपनी बॉडी को समझें। सही बात। और आप जो है ना, अगर मान लीजिए 80 किलो भी उठा सकते हैं तो रेप बढ़ाइए, कोशिश करिए। आपकी मसल क्या हो, टूटनी चाहिए। मुद्दा ये है, मसल ऑटोमेटिक बढ़ेगी। लेकिन ईगो लिफ्टिंग करके आप गलत पोस्चर में करेंगे, कभी शोल्डर किसी का साइड चला जाता है, कभी कुछ हो जाता है, गलत चीज़ है। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी है, अपने लिमिटेशन को समझना है। आपकी बॉडी अपनी बॉडी है, उसके समझ के हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। मेरा मानना तो ये है। चलो, ये तो वैसे वो वर्कआउट हो गया जिसमें आपको कुछ ना कुछ रोड वोड की जरूरत है। लेकिन आपने पुशअप बोला, तो आप वैसे जनरली कितने पुशअप कर लेते हैं? मेरा तो सर नॉन स्टॉप 100 पुशअप भी है, और वो रील भी पड़ी हुई है मेरे ख्याल से मेरे उस पे। और 50-51 तो मैं प्रॉपर फॉर्म में जो नहीं होता, पूरा अप पूरा डाउन, लोग बोलते हैं ना कि आपकी पूरी टच नहीं हुई, पूरा आप नहीं गए, 50-51 तो मैं पूरा डाउन करता हूँ, मतलब पूरा टच वाली। देखा था आपका जिसमें आप हैंड स्टैंड भी कर ले रहे हो, बहुत अच्छा। मेरा तो जो मेरा फिटनेस है ना अरविंद भाई, केवल ऐसा नहीं कि जिम, मैं जिम्नास्टिक करता हूँ। ओके। ब्लैक बेल्ट हूँ मार्शल आर्ट्स में, जीत कुनेडो कर रखा है मैंने। और उसके अलावा अपना नॉर्मल जो फिटनेस है, जिम वाली करते ही करता हूँ, कार्डियो करता हूँ, मैराथन भागता हूँ मैं। तो जितनी विधाएं हैं ना, स्पोर्ट्स करता हूँ, क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ, तो सारी विधाओं के साथ में करता हूँ। और जो आप हैंड स्टैंड बोल रहे हैं, हैंड स्टैंड हो गया, शोल्डर पुशअप हो गया, सब करता हूँ। तो जब जीएसटी जो चोरी करते हैं उनको पता लग जाए कि एनवाई सर आ रहे हैं, उनकी फट जाती होगी एक बार तो? नहीं, देखिए सिंपल सा है कि भाई हर कोई ना देखता है, और मेरे को पहली बार यही बोलता है, भाई आप ऑफिसर हो कि आप एथलीट हो, स्पोर्ट्स कोटा वाले हो कि नॉर्मल कोटा वाले। सही बात। मानक सर ऐसे बनाने हैं ना आपने कि आप देखो क्या है कि आपके शरीर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आपकी काया है तो सारी माया है। सही बात है। नहीं तो इस माया का करिएगा क्या आप? लोग हमेशा बोलते हैं ना कि भाई आप हॉस्टल में एक दिन जाइए पता चलता है। मैं बोलता हूँ आप उसको फील करना शुरू करो। आपके शरीर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ भी नहीं है। इस शरीर से ही संसार में हो आप। सही बात है। यात्रा पे आए हो, कब निकल जाओगे पता नहीं है। तो जितने दिन रहना है, एंजॉय करना है ना, उसको फील लेना है उसका।
वैसे आप स्टेरॉइड के खिलाफ हैं। मेरा एक सवाल ऐसे दिमाग में आ गया था कि स्टेरॉइड आप बिल्कुल भी कह रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन स्टेरॉइड का बिजनेस बहुत बड़ा है इंडिया में और इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी काम करती है। कल को मान लो कि गवर्नमेंट आपको इसका भी ब्रांड एम्बेसडर बना देती है कि भैया एंटी स्टेरॉइड कैंपेन चलाते हैं और एनवाई सर हमारे इस कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्या होगा? अरविंद भाई, आज की डेट में अभी अगस्त में 9 अगस्त को रक्षाबंधन था ना जी। मैंने ये कैंपेन लॉन्च किया है, अच्छा। से नो टू स्टेरॉइड्स का। ओके। मैं चाहता हूं कि देखिए ये देश जो है ना हमारा है, इस देश के जो युवा हैं हमारे हैं जी। किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा हमारे यूथ को बचाने के लिए, उनको बताने के लिए। अभी क्या होता है अरविंद भाई कि आप ये सोचो कि आप जिम में जाते हो, बच्चों को क्या लगता है ना कि यार बस कुछ करके मेरे डोले बन जाएं, मेरे एब्स बन जाए तो मैं कॉलेज में जाऊंगा और सबको पटा लूंगा। सब बेसिक आप समझो, इमोशन यही है, बच्चों का इमोशन यही है। और वो क्या होता है, ट्रेनर के पास जाते हैं, भैया कितने दिन बॉडी बन जाएगी? तो बोलता है कोई नहीं, 1-2 साइकिल चलाएंगे 2-3 महीने में बन जाएगी। तो बोलता है इसके नुकसान क्या है? बोलता है कुछ नुकसान नहीं है, बाद में डाइट वाइट करके मेंटेन कर लेना। पहली बात तो उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, फिर वो शुरू हो जाते हैं तुरंत से। मेरा मकसद क्या है, जो मेरा कैंपेन है से नो टू स्टेरॉइड का, कि बच्चों को जो है ना एक तो इन्फॉर्म किया जाए इस चीज़ के बारे में। जब मैं बच्चे बोलता हूँ तो हमारे युवा ही हमारे देश का निर्माण करेंगे आगे। आने वाली पीढ़ी अगर कमजोर होगी तो हमारा देश कहाँ जाएगा अरविंद भाई? तो मैंने ये सोचा कि भाई किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी, तो मैंने कहा जब मेरे को इतना इंटरेस्ट है तो मैं ही क्यों ना उठ के खड़ा हूँ। तो मैंने बाबा रामदेव जी के साथ जो है ये कैंपेन लॉन्च की। ओके। और क्योंकि वो भी फिटनेस के आइकॉन है, हाँ। योग को इतना प्रमोट करते हैं, तो मैंने कहा कि अगर ये बात कुछ बोलेंगे तो दूर तक जाएगी। सही बात है। तो मैंने कहा आप पहले तो अपना समर्थन आप दीजिए। अब क्या है कि युवाओं को मेरा मकसद क्या है कि भाई इसके साथ अगर हम उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई स्टेरॉइड क्या है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है स्टेरॉइड क्या है, लेने से क्या नुकसान है। ये दोनों के आंसर मैं भी पूछने वाला था। अगर मैं नॉर्मल वे से पूछूं कि स्टेरॉइड क्या है सिंपल भाषा में, और उसको लेने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, वो प्लीज आप वो भी बता दीजिए। मैं बता तो रहा हूँ कि स्टेरॉइड जो होती है ना सिंथेटिक हार्मोन है। मैंने अभी बताया ना कि आपके बॉडी के अंदर क्या है कि हार्मोन्स खुद नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, मसल बिल्डिंग वाले, जैसे टेस्टोस्टेरोन सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो मसल बिल्डिंग कराता है। जी। अब स्टेरॉइड क्या होता है कि आप जब इंजेक्ट कर रहे हो तो आप बेसिकली एक हार्मोन्स को सिंथेटिक फॉर्म में अपनी बॉडी में डाल रहे हो। जब शरीर में जाता है तो जैसे मान लीजिए कि आपकी बॉडी जो मसल सिंथेसिस करने की, जो अमीनो एसिड को सिंथेसिस करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो जब आपकी मसल टूटती है तो बॉडी जल्दी रिपेयर करती है, तो जल्दी गेन होता है। नेचुरली एक लिमिट होती है। साइड इफेक्ट क्या है ना, बहुत ज़्यादा होता है इसका। जैसे आपका लीवर हो गया, आपका किडनी हो गया, और आप मतलब हार्ट हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। कई बार क्या होता है ना, लोग आजकल जिम के नाम से डरते हैं कि भाई मैं वहाँ गया, जिम में दौड़ रहा था, ट्रेडमिल पे चल रहा था, दौड़ा ज़्यादा, हार्ट फेल हो गया। इसका अरविंद भाई ना, जो मेरे को लगता है ना, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी अपनी ओपिनियन है, जो मेरी अपनी समझ है ना, लोगों को क्या होता है जब स्टेरॉइड लेते हैं ना तो आर्टिफिशियल मसल बहुत गेन हो जाती है बॉडी में। सही बात है। साइज मसल का बहुत बढ़ जाता है। अब आप सोचो जितनी मसल है, हार्ट की जिम्मेदारी है कि सबको खून पहुंचाया जाए, पंप किया जाए। हार्ट का साइज तो नहीं बढ़ा बेचारे का, वो तो छोटा सा ही है। अब आपने उसकी जिम्मेदारी बढ़ा दी, और जिम्मेदारी इतनी बढ़ा दी तो कई बार क्या कहता है, जाओ जी हम नहीं करते सप्लाई खून की, अब हम सोएंगे, अब हम सोएंगे। अब वो बोलता है यार इतना प्रेशर डाल रहे हो मेरे ऊपर यार, मैं 16 इंच के लिए बना था, आपने 18-20 इंच का कर दिया, कितनी सप्लाई करूं? सही बात है। वो उसके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है ना, बेचारा वो बोलता है मैं अब पंप नहीं कर रहा जी, तो फेल कर जाता है वो। इसी को हार्ट फेल बोलते हैं। बड़ी आसान भाषा में समझा दिया आपने। नहीं, मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। लोगों की किडनी होती है, लोग लीवर में दवाएं खाए जा रहे हैं, लीवर क्लिनजिंग की। क्यों खा रहे हो यार? आपका लीवर जो गंदी गंदी चीजें शरीर में डालोगे तो इनको ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा काम करना पड़ेगा तो एज इनकी ज्यादा होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, आप नोटिस करना अरविंद भाई, लोग जिनके ना मसल्स होते हैं, दिन भर पंप रहते हैं, उनका पेट पे ना 6 पैक रहेगा, पेट भी बड़ा निकला रहेगा, और उस पर डब्बे भी दिखेंगे। आप पेट भी बड़ा सा दिखेगा, डब्बे भी दिखेंगे। पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं किया, देखा कि वो बॉडी बिल्डर टाइप भी दिखेंगे, पेट भी रहेगा और 6 पैक भी रहेगा, कट्स भी दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके जो अंदर के ऑर्गन्स है उनका साइज बढ़ गया है। ओके। वो जो खा के समझ। आप मेरे सामने एक बंदा खड़ा कर दो, लोग बोलते हैं मैं नेचुरल हूँ। सोशल किसको उल्लू बना रहे हो आप सोशल मीडिया पे? और ऐसे लोग हैं, आप देखोगे अरविंद भाई की उम्र 45-46 साल है, पूरी स्किन खराब हो गई है, पूरी ड्राइनेस हो गई है, क्योंकि आपने इतना ज्यादा शोषण कर लिया अपने शरीर का कि आप जब वाटर ड्रेन करते हो, कटिंग पे जाते हो तो पूरा पानी निकाल देते हो। लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, भाई 6 पैक मेंटेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसके लिए पूरा खाना छोड़ना पड़ता है, पानी निकालना पड़ता है। भाई
कुछ भी नहीं है। जो लोग नहीं बना पाते, जो लोग नहीं कर पाते, उनके बहाने हैं ये। मैं सिंपल बोलूंगा, मैं थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करता हूँ ओके अपने ऐप से। और ये ऐसा नहीं कि ऐप मेंटेन करना कोई मेरे को शौक है, फैशन है, क्योंकि कोर की जो स्ट्रेंथनिंग है ना, जो कोर की स्टेबिलिटी है, वो आपके अगर कोर में ताकत नहीं है तो नहीं आती है। सही बात। अब कोर में जब ताकत रहेगी तो ऑटोमेटिक कोर अच्छा श्रिंक रहेगा, ऐसा नहीं कोर बहुत बड़ा रहेगा। जब ताकत रहेगी तो आपकी पूरी बॉडी स्टेबल रहेगी, आपकी अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों ज्वाइंट रहेगा कोर के साथ, और आप इंजरी फ्री रहोगे, कभी इंजरी आपको होगी नहीं। टोन लेके जब आप चलते हो ना, तो आपकी लोअर बॉडी अलग चल रही होती है, अपर बॉडी अलग चल रही होती है, और कोर उनको जोड़ नहीं पाता। कोर नहीं है तो आपको इंजरी होती है। आप चलते फिरते कहीं गड्ढे में पैर पड़ गया तो मोच आ जाती है। ऐसे आप तो उछल कूद के निकल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से क्या हुआ। अब मैं आपसे बेसिक सवाल पूछता हूँ। हो सकता है कि कई लोग जिम जाना ही नहीं चाहते, तो 3 ऐसी सलाहें उनको आप क्या देंगे कि चलो आप जिम मत जाओ, लेकिन ये करोगे तो लंबा जीवन जी लोगे? देखो, वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रीज़न बताता हूँ कि लंबा जीवन जीना तो एक बात है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की किताब बोलती है जी कि अगर आप मसल्स को ट्रेन नहीं कर रहे हो तो जो मसल एट्रोफी है ना, वो सेट इन हो जाती है। मसल एट्रोफी क्या होती है? मसल श्रिंक करने लग जाती है, छोटी होने लग जाती है। आप उसका यूज नहीं करोगे ना, तो जो है भी रही सही भी ना, वो भी कम होने लग जाएगी। तो फिर क्या होगा? आपके जॉइंट्स पेन, क्योंकि मसल में ताकत नहीं होगी। आप बाल्टी का पानी भी उठाओगे ना, तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा। सही बात। तो मैं बोलता हूँ कि आप जिम जाओ नहीं जाओ, आप पार्क जाओ नहीं जाओ, जहां हो, जहां जगह मिल रही है यार, 25-50 पुशअप मारो, दंड मारो। सही बात है। सूर्य नमस्कार करो। हमारे जो परंपरा है, संस्कृति है, सूर्य नमस्कार में आपको कभी भी रीढ़ की समस्या जो है, जो जकड़न होती है, अकड़न होती है, कुछ नहीं रहेगा। योग बहुत सबसे बड़ी चीज क्या है योग में, अरविंद भाई आप देखोगे ना, तो जितने जोड़ है ना, सब खुल जाते हैं योग में। ये बात है। एंड यू फील कंफर्टेबल। कैलोरी बहुत बर्न होती है। और क्या, अगर आप ईमानदारी से करो तो। मैं कभी नहीं बोलता भाई कि आपको जिम जाना ही मैंडेटरी है। जिम तो आज की देन है यार। अभी अंग्रेजों ने लेके आए जिम, उसके पहले हमारे पास क्या था? परंपरागत फिटनेस ही थी, और उससे अच्छी फिटनेस नहीं है। सूर्य नमस्कार कोई ढंग से कर ले, अच्छी खासी कैलोरी बर्न होती है, और पूरी बॉडी चलती है उसमें, पूरा कोर चलता है उसमें। तो ये पहली सलाह आपकी होगी कि आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो आप सूर्य नमस्कार ही कर लो। बाकी और 2 सलाह क्या हो सकती है लंबे जीवन? सबसे सिंपल तो यही है कि अपने खान पान का जो है ना, ध्यान आपको रखना है। मतलब जब भी आप खान पान कर रहे हैं, आजकल क्या हो गया है ना, हम लोग जिस एरा में जी रहे हैं, जिस एरा में हमारा यूथ चल रहा है, सब चीज़ क्या हो गया है कि प्रोसेस्ड हो गई हैं चीज़ें, और उसमें टेस्ट आता है। सारा खेल क्या है ना, सारा खेल जो है टेस्ट का है। अगर आप टेस्ट ढूंढने जाओगे तो फिर दिक्कत है। फिर आप क्या है, जंक फूड खाओगे, 2 मिनट वाली मैगी ढूंढोगे, फिर उससे बहुत नुकसान होता है, लॉन्ग टर्म में बहुत पेन होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ अरविंद भाई कि जो चीज़ आपको अभी कंफर्ट दे रही है ना, वो चीज़ आपको लाइफ में पीछे ले जा रही है, वो आपको कहीं लेके नहीं जा रही है। आपकी लाइफ एक सिंपल रिपीट टेलीकास्ट रहेगी। अगर आप एक कंफर्ट में हो, कुछ खा रहे हो, आनंद ले, जो चीज़ आपको अनकंफर्टेबल कर रही है, जिस चीज़ में आपको तकलीफ मिल रही है, समझ लो वो आपकी लाइफ चेंज कर रही है। कई बार क्या होता है ना, हमें दुख हो रहा होता है तो हम कोस रहे होते हैं, अरे यार मेरे को फालतू फंसा दिया, ऐसा हो गया। लेकिन आप बहुत कुछ लर्न कर रहे होते हो। बिना तकलीफ के आप कुछ लर्न करते हो क्या? नहीं। आपको अपने आप को हमेशा कोशिश करना चाहिए, हैप्पी फील करना चाहिए। अगर आपको तकलीफें हैं, अगर आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हो, तो यू मस्ट फील हैप्पी। नहीं तो क्या होता है यार, इंसान तो कंफर्ट में पड़ा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं बदल रहा आपके जीवन में। फिटनेस की हम बहुत बातें कर रहे हो, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जीएसटी ऑफिसर हैं, इनके बारे में कौन बताएगा। तो चलो इनके प्रोफेशन के बारे में जान लेते हैं। प्रोफेशनली आपका जो काम है, ये जर्नी शुरू कैसे हुई, शॉर्ट में आप प्लीज़ बताइए। और साथ में एक्चुअल में आप करते क्या है, जैसे जीएसटी एडिशनल ऑफिसर का रोल क्या होता है? देखिए, एक्चुअल में क्या है कि अपने देश के अंदर जो है ना, कर की व्यवस्था है, टैक्सेशन सिस्टम है, तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करना जो है ना, रेवेन्यू जो ऑफिसर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि आपके देश के अंदर जो कर की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले। तो उसमें मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ, अपना योगदान देता हूँ कि अपने देश के अंदर कर का जो संचयन है ना, हमारा टैग लाइन है देश सेवार्थ कर संचय, कि देश की सेवा करनी है तो उसके लिए कर का संचयन करना है। तो अपना छोटा सा भूमिका हमारी भी रहती है। और कई बार क्या होता है, बड़े इंटरेस्टिंग घटनाएं भी होती हैं। जैसे मैं इन्वेस्टिगेशन वगैरह में रहता हूँ, चीज़ें होती हैं। आप लोग बहुत सारी मूवी देखते हैं जहाँ रेड हो रही होती हैं, तो वो सिनारियो भी कई बार बनते हैं। तो बेसिकली यही काम है जीएसटी ऑफिसर का, कि भाई देश के अंदर कहीं कर चोरी हो रही है तो उसको रोका जाए, और सही समय पे लोगों को बताया जाए कि आप अपना टाइम पे कर भर दें, उनको समझाया जाए, ताकि देश हमारा जो कर का जो संचयन है वो प्रॉपर चलता रहे। तो प्राइमरी जिम्मेदारी तो यही होती है। ओके, तो ऐसा कभी सबसे यादगार केस
जो आपके पूरे प्रोफेशन में आपको अभी भी याद है कि वो एक केस ऐसा था जो बिरला ही था? ऐसा कुछ बताइए, वाकया कुछ। देखिए एक्चुअली क्या है कि अरविंद भाई सारे मतलब इतने इन्वेस्टिगेशन किए, सब केस बिरले ही थे, लेकिन मैं एक घटना बताता हूँ आपको। हाँ। एक बार क्या हुआ कि मतलब एक बहुत बड़ा फ्रॉडस्टर था। उसने काफ़ी रेवेन्यू, एक्स गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है काफ़ी बड़ी कर चोरी कर रखी थी उसने। अच्छा। तो हम लोग जो है उसको काफ़ी दिनों से ढूंढ रहे थे। ओके। और ढूंढना भी ऐसा था कि मतलब हम लोग चाह रहे थे भाई आ जाएं, हाँ, तो जो चीज़ें हमारे एविडेंस थे उनको पेरूज करा जाए, दिखाया जाए, समझाया जाए, आगे इसमें जो है फिर डिमांड नोटिस इशू की जाए जी। और वो भाई साहब जो है ना किसी समन का ऑनर कर रहे थे, ना आ रहे थे। अच्छा। बड़ी बड़ी मतलब समस्या हो रही थी हम लोगों को। हाँ। तो ये था कि नहीं यार इनको तो बुलाना है, क्योंकि कैसे चलेगा अगर इनको नहीं पकड़ेंगे तो। ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि नामली क्या होता है कि एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को ही आपको फॉलो करना है, चलना है। तो हमें स्ट्रिक्टली प्रोसीजर के साथ भी चलना था। तो एक दिन सूचना आती है कि भाई साहब एक मॉल में जो है ना घूम रहे हैं। अच्छा। एक मॉल में घूम रहे हैं। तो उनकी फ़ोटो तो हमारे पास थी, हम लोगों के पास। तो हम लोग भाई चलो ठीक है, टीम को लगाते हैं जिम्मेदारी। अब मैं भी उसमें यंग था तो मैंने कहा मैं भी चलूँगा। अच्छा। तो चलो देखते हैं। तो भाई फ़ोटो तो जो है मॉल में गए, दिखाया उखाया कि भाई इस आदमी को देखा आपने, कहीं कहीं देखा, कहीं देखा। तो सब लोग मना कर रहे थे, देखा नहीं देखा नहीं। फिर वहाँ से खबर आती है जो लोग ट्रैक कर रहे थे कि भाई अभी ये यहाँ से निकल के जो है ना दूसरी जगह चले गए हैं। ओके। फिर वहाँ से हम लोग भागे, वहाँ से दूसरी जगह गए। जब दूसरी जगह गए तो कमला नगर का मार्केट था। ओके। उस मार्केट में क्या था, पता चला कि भाई साहब इस मार्केट में है। अब आप सोचो सारा इतना बड़ा मार्केट कहाँ से ढूंढा जाए किस आदमी को। लेकिन फिर हम लोगों ने क्या किया कि पिन डाउन करते गए, थोड़ी थोड़ी जो इनपुट थे उसके बेसिस पे। वो भाई साहब अल्टीमेटली एक टेलर की दुकान पे जो है ना कपड़े सिलवा रहे थे। अच्छा। नाप देने गए थे। ठीक है। तो कपड़े जब सिलवा रहे थे वो, तो अब हमने तो भाई टीम ने तो देख लिया। अब उसके बाद अब उनको पिन डाउन करके भाई उनको जो प्रॉपर प्रोसीजर था उसको फॉलो करना था, चीज़ें करनी थी। अब वो भाई साहब आराम से मटक मटक के अपना निकले कपड़े की दुकान से, और उसके बाद आए तो जो उनकी गाड़ी खड़ी थी, हम लोगों ने उनकी गाड़ी आइडेंटिफाई कर ली, उनके ड्राइवर के पास गए। फिर वहाँ उनको नमस्ते किया गया कि हाँ जी सर आपसे कुछ बातें करनी है। तो मतलब अल्टीमेटली क्या होता है कि इस सब पूरे प्रोसेस में ना जितना आसान दिखता है ना सर, कई बार पूरा इतनी मेहनत होती है, इतनी प्लानिंग होती है, इतना मतलब बैकग्राउंड में होता है कि जितना आसान लोगों को लगता है ना, एक एक दिन 2-2 दिन निकल जाते हैं, कई बार हम मतलब नहीं कर पाते, चीज़ों फेल हो जाती हैं। लेकिन उस दिन जब देखा, पकड़ा और फाइनली मिले भाई साहब, तो मतलब अजीब सा सेटिस्फेक्शन सा नहीं होता जो कि यार कहाँ ढूंढ रहे थे तुम, कहाँ मिले वाली बात होती है। फाइनली अपनी जो कर व्यवस्था है, वैसे जनरली जब हम संसद में भी जाते हैं, वैसे पता नहीं मुझे आपसे पूछना चाहिए कि नीचे थोड़ा पॉलिटिकल सवाल हो जाता है, बट आपका ओपिनियन जनरली जानना चाहता हूँ मैं कि हमारे हिंदुस्तान में कर तो जो टैक्स लगता है वो यूके के बराबर लगता है, इंग्लैंड के बराबर लगता है, लेकिन जो सुविधाएँ हैं वो युगांडा के जैसी हैं। सड़कें उतनी क्लीन नहीं हैं, बहुत ट्रैफिक है तो पूछो ही मत। और अभी जब आपदा आई तो हम अपना पानी को भी मैनेज नहीं कर पा रहे, तो वो टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है? चलो कलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है? कैसे चलेगा ये सब? अरविंद भाई आप देखिए 2-3 सवाल एक साथ पूछ रहे हैं इसमें। हाँ। एक भ्रष्टाचार का भी सवाल उठा रहे हैं आप, ठीक है, और सुविधाओं का भी सवाल उठा रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये देश किसका है? हमारा। जिम्मेदारी भी हमारी। ये देश हमारा है। आप अभी नेपाल का एग्जाम्पल देख रहे हैं, क्या हो रहा है नेपाल में। बहुत बुरी हालत है। क्योंकि देश में जो है ना, हम सरकार ठीक है, सरकार हमने चुनी है, सरकार के हम पार्ट हैं, सरकार सुचारू रूप से चले उसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है? आप कूड़ा फेंकने में गुरेज करते हैं क्या रोड पे? मैं देखता हूँ अभी भी लोगों को, स्वच्छ भारत का हम लोग इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, हर नागरिक को समझ में भी आता है अपने घर में कोई कूड़ा नहीं फेंकेगा। रोड पे तुरंत चिप्स खाएगा और शीशा खोलेगा और झट से बाहर फेंक देगा। मैं बोलता हूँ कि ये देश हमारा है, इस देश को हमें आगे लेके चलना है। आप सरकार से जो भी उम्मीद करते हैं जायज हैं आपकी, लेकिन सरकार भी आप ही है, सरकार आप ही है, आप सरकार से अलग नहीं है। आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे तो ये भ्रष्टाचार भी आप ही लेके आ रहे हैं। नहीं, हम आम आदमी तो समझने को तैयार है ना, लेकिन जब पुल ही गिर जा रहा है, पुल का टेंडर भी सरकार ही पास करती है, आम आदमी क्या करेगा उसमें? आप अरविंद भाई बहुत सही कह रहे हो, लेकिन जब पुल का टेंडर मिला है तो जो 4 लोग मिलके बना रहे हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, एक विसिल ब्लोअर एक्ट भी बना है। आप भी उसके पार्ट हो ना, 10 लोग, एक आदमी पार्ट नहीं होता कभी भी, 10 लोग उसके पार्ट हैं,
तो किसी को तो शर्म आनी चाहिए ना कि क्या मैं कर रहा हूँ। अपनी अंदर की जो कहते नहीं आपका आत्मा है, कुछ तो वहां से आवाज आए कि भाई मैं जो करने जा रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, मैं इसका पार्ट नहीं बन। कोई नहीं करता है, तो आप अपने देश को खड्डे में खुद डाल रहे हो। एज ए नागरिक मैं सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि हमारा देश है। अब जैसे मैं फिटनेस की बात करता हूँ, भाई मुझे क्या पड़ी आप बताओ, मैं क्यों से नो टू स्टेरॉइड चलाऊं? मैं भी तो बैठ सकता हूँ ना। एज ए एम्बेसडर जब मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मेरी आत्मा से आवाज आती है, नहीं देश हमारा, यूथ हमारे हैं, अगर हम थोड़ा सा भी 2% यूथ को भी जो है ना समझा पाए, बुझा पाए, तो मैं अपना जीवन धन्य समझूंगा अरविंद भाई। मेरी ये कोई महत्वाकांक्षा नहीं कि मैं सबको बदल दूं, मैं अपने आप को बदल लूं और 2-4% लोगों को अगर मैं कुछ समझा पाया, सिखा पाया, मैं बोलूंगा मेरा जीवन धन्य हो गया। और उसी तरह जब हम इस सब की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन की बात करते हैं, अगर एक एक इंसान देश का जिम्मेदार बन जाए तो जो टेंडर मिला जो आप बात कर रहे हैं सब बहुत इमटेरियल चीजें हो जाएंगी, क्योंकि सबने अपनी जिम्मेदारी समझ ली है। आपके अंदर लालच है ना कि आपको पैसा कमाना है, आपके अंदर लालच है, ये लालच आ कहां से रहा है? आप इतना पैसा लेके भी क्या करेंगे? आप देख रहे हैं पैसा यहीं रह जा रहा है, गाड़ियां यहीं रह जा रही। कोरोना आया था, आपने कोरोना में क्या महसूस किया? मैं तो बोलता हूं कि इतना बड़ा लेसन दिया उसने, सबकी गाड़ी घोड़ा यहीं पे, सब जीवन के लिए परेशान है, फिर भी पैसे के पीछे भाग रहे। पैसे के पीछे भाग। पैसा क्यों चाहिए हमें? हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें एक स्वस्थ भारत चाहिए, एक मजबूत भारत चाहिए, एक श्रेष्ठ भारत चाहिए। कहां से आएगा? जब हमारे देश के लोग मजबूत बनेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे, खुद जिम्मेदारी लेंगे। आप अपने घर की जिम्मेदारी जैसे अपने साफ सुथरा रखते हैं ना, वो देश भी आपका ही है सर, उसे साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। आप बोलते बड़ा अच्छा है, तो अभी आने वाले समय में सोच रहे हैं पॉलिटिक्स में जाने की? अब देखिए, प्लानिंग तो मेरी ये नहीं है कि मैं डायरेक्ट पॉलिटिक्स ज्वाइन करूं, लेकिन हाँ मेरी प्लानिंग ये जरूर है कि मुझे कुछ इम्पैक्ट डालना है और अपने जो यूथ हैं उनको, मतलब कहते हैं जिनके हाथ में अपने देश का भविष्य है, उनको सही राह पे लेके चलना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किसको अपना फेवरेट लीडर मानते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, जनरली जब ऐसा सवाल पूछा जाता है तो लोग पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप क्योंकि ब्लंट है, मैंने देखा है आप बहुत ही साफ गोई से जवाब देते हो, तो मैं आपसे स्पष्ट जवाब चाहता हूँ कि आप किसको मानते हैं कि यार ये मेरा रोल मॉडल है, ऐसा नेता होना चाहिए? वो आप कोइंसिडेंट कह लीजिए या इत्तेफाक कह लीजिए, 2 अक्टूबर को मैं भी पैदा हुआ और गांधी जी भी 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी परम पिता, पर वो पॉलिटिशियन नहीं, वो भी क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, वैसे महात्मा गांधी जी से बड़ा पॉलिटिशियन कौन था? अच्छा। अगर मैं बोलूं तो देश की राजनीति उन्होंने डिसाइड की, देश कहां जाएगा। आप ये सोचिए कि इंसान जिसके पास कोई हथियार भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ क्या था? आत्मबल, सत्य, अहिंसा, 2 चीजें, उस पे टिक के, और कहते नहीं है कि इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया और एक के बाद एक खड़ा कर दिया। असहयोग आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, कितने आंदोलन खड़े कर दिए गांधी जी ने। तो मैं तो यही प्रेरणा लेता हूं कि भाई अगर मेरे को अपने देश में जो है कुछ क्रांति लेके आनी, कुछ आंदोलन ले आना है, तो बापू जी का थोड़ा सा भी अगर गुण मेरे अंदर आ जाए और मैं उनके जितने भी प्रयास थे, थोड़ा सा प्रयास कुछ कर पाऊं और उस दिशा में अपने देश को ले जा पाऊं, तो भाई अरविंद भाई मैं वही मानूंगा। मेरे हमेशा से फेवरेट महात्मा गांधी जी रहे हैं और मैं उनके पद चिन्हों पे, जिस तरह से उन्होंने इतना बड़ा मतलब शासन तंत्र था जो हमारे ब्रिटिशर्स का, और यहाँ से भेज दिया और बिना किसी, कहते नहीं है, खड़ग और बिना किसी ढाल के, तो वो उनसे बड़ा नेता और उनसे बड़ा जो है लीडर कौन है? लेकिन वो थे किंग मेकर या पॉलिसी मेकर विदाउट चेयर, उनके पास कोई पदवी नहीं थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भी जितने भी आज तक पॉलिटिशियन हुए जो गद्दी पे बैठे हैं, उनमें से आपका फेवरेट कौन सा था? देखिए, अगर आप गद्दी पे बैठने वाले तो हमें क्वालिटीज़ अच्छी लगती हैं, सबकी थोड़ी थोड़ी जो क्वालिटीज़ हैं ना, जैसे अभी अगर मैं बात करूं तो हमारे नेहरू जी थे, जब वो समाजवाद की बात करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि समाज में आप सबकी चिंता कर रहे हैं, जितने लोग हैं समाज में आप किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। तो मुझे उनकी जो ये फिलॉसफी है ना बहुत मतलब अट्रैक्टिव लगती है, उनकी ये विचारधारा बहुत अच्छी लगती है। और आज की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट की बात करूं, जो प्रेजेंट में राजनीति चल रही है, अगर मैं प्रेजेंट में देखूं तो भाई राष्ट्र सर्वोपरि, मतलब अभी क्या कंसेप्ट चल रहा है, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि रहना चाहिए। आसपास जो भी चीजें हो रही हैं, देश नहीं झुकना चाहिए। तो मैं अपने राष्ट्र को, मैं भी जो आज की विचारधारा है इससे बहुत प्रभावित हूं। भाई राष्ट्र है, उसके साथ कोई समझौता नहीं। जो किसने कहा राष्ट्र सर्वोपरि? आप देखिए ना, नहीं मैं बोल रहा हूं कि अगर आप राष्ट्र, भारत सरकार की अगर आज की मैं बात करूं, विचारधारा क्या है, ये देश झुकने नहीं देंगे जो नारा है ना माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं पूरी तरह उसका समर्थन करता हूं। भाई देश नहीं झुकना चाहिए हमारा,
कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हम लोग हों, किसी के सामने झुकेंगे नहीं। तो राष्ट्र सर्वोपरि हुआ ना। आपने भी सुना होगा अरविंद भाई बिल्कुल सही कि बात। देश नहीं झुकने, भावना कहाँ से आती है, इमोशन कहाँ से आता है? एक राष्ट्र की फीलिंग ही तो आती है। आप बाहर जाके देखिए, जब आप पराये देश में होते हैं तब फीलिंग आती है कि हम भारत देश के निवासी हैं। सही बात है। और आपके जो इमोशंस हैं, जब आपका राष्ट्र ही है तभी तो इमोशन है ना। देश नहीं झुकना चाहिए सर, बाकी सब चीज़ सही है। अब एक आखिरी पॉलिटिकल सवाल पूछूंगा, उसके बाद हम लोग एक आखिरी सवाल और लेंगे। आखिरी पॉलिटिकल सवाल ये है कि अब अगर अगले 4-5 सालों में, जबकि मुझे दिखता है कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, सवालों का जवाब बड़े परिपक्व तरीके से देते हैं और कहीं अटके नहीं, स्पष्टता है वाक विवाद में, तो अगर एनवाई सर को लड़ना हो तो कौन सी पार्टी से लड़ना पसंद करेंगे? कौन सी पार्टी का टिकट लेना पसंद करेंगे या निर्दलीय? क्या सोचे हो आप? नहीं देखिए, अगर मुझे राजनेता बनना होगा ना, तो सबसे पहले तो मैं, जैसे कहते नहीं अपना देश है ये पूरा, ठीक है, मैं अगर मुझे आप बना रहे हो कि आप नेता जाओ, तो मेरे लिए पार्टी मैटर नहीं करती, पार्टी कौन सी है। ओके। एज ए लीडर जहां मेरी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है, हाँ। मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। क्योंकि सर आप देखो, राजनेता कोई ना अगर बनने का, कैरियर बनाने का सोच रहा है तो गलत है। राजनेता लोग बनाए जाते हैं। आप जिसको देखिए ना, कोई अगर सपना लेके चल रहा है कि मुझे नेता, तो बिजनेस हो गया ये, और मुझे बिजनेस नहीं करना सर। अगर आपने राजनेता ही बनना है ना, तो आप धीरे धीरे कब उस लीडरशिप क्वालिटी में है, कब लोग आपको आगे करेंगे, कब आप बन जाएंगे पता भी नहीं होता। लेकिन आपने अपना काम ईमानदारी से करते रहना है, जो आपका काम दिया गया है, एज अ सिटीजन, एज अ ऑफिसर, एज ए यूथ आइकन, एज ए एम्बेसडर जो मुझे बोला गया, मैं अपना काम ईमानदारी से करना चाहता हूँ अरविंद भाई। और अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं चाहता हूँ बस थोड़ा सा इम्पैक्ट अपने देश के युवाओं में लेके आऊँ, उनको सही राह दिखाऊं, सही चीज़ बताऊं, सही चीज़ के लिए एजुकेट करूं, और व्यक्तिगत लेवल पे जितना कर सकता हूं। और आपके प्लेटफॉर्म से, आपका प्लेटफॉर्म भी, आपकी रीच बहुत अच्छी है। कम से कम हमारे जो यूथ हैं आजकल जो रील स्क्रॉल कर रहे हैं, और रील पे भी हम लोगों को सुने, तो कम से कम उनको कुछ तो सही चीज़ पता चले कि भाई कुछ हमें करना चाहिए, कुछ सीखना है, कुछ करना है। यही हमारी चाह है। आप थोड़ा पर्सनली जान लेते हैं। मैं 5 छोटे सवाल पूछूंगा आपसे, आपके फेवरेट पूछूंगा और आपको सीधे ब्लंटली जवाब हम देना। ब्लंट, आप बताइए कोई ऐसा क्वेश्चन जो हमने जवाब न दिया आपको। ठीक है। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? नॉर्मल क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नहीं, अगर फेवरेट एक्टर की बात करते हैं, अगर एक की बात करते हैं, तो जॉन अब्राहम मुझे एक्शन हीरो के तौर पे बहुत अच्छे लगते हैं। क्या बात है। आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? अगर आप मूवी की बात करते हैं तो मतलब पहले के समय में मैंने प्यार किया, मैंने कई बार देखी है। अरे वाह। आपकी जैसे फिजिक हो गया, ये आपकी एक हॉबी है, आप अपने जॉब को भी बहुत पसंद करते हैं, इसके अलावा आपकी टाइम पास हॉबी क्या है? मेरे ख्याल से मुझे टाइम पास करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और मुझे चेस खेलना बहुत पसंद है, घर में रहता हूँ तो चेस खेलता हूँ। और उसके अलावा क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, अगर मौका मिलता है तो क्रिकेट खेल लेता हूँ। और बच्चों से बात करना, अरे वाह। युवाओं से बात करना, यूथ से बात करना, मुझे मौका मिलता है तो आप देखेंगे मैं थोड़े बहुत फिटनेस के ऊपर बच्चों को टिप्स भी देता रहता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे, थोड़ी बहुत मोटिवेशनल बातें भी करता रहता हूँ। क्योंकि आजकल क्या डिस्ट्रैक्शन बहुत है लोगों के जीवन में, सही बात है। मोटिवेशन की कमी है लोगों के जीवन में। अगर कोई भी एक बंदा मेरी बात से प्रभावित होकर कुछ अच्छा करने लग जाए, तो मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी फेवरेट बुक कौन सी, किताब जो आपकी ऑल टाइम फेवरेट है? मैं मोटिवेशनल बुक्स सर बहुत पढ़ता हूँ। और जो भगवत गीता मैंने पढ़ी थी पहली बार, जब स्थित प्रज्ञ का कंसेप्ट समझा था। मैं फिलासफी का स्टूडेंट हूँ सर, मैंने एमए फिलासफी कर रखी है। और जब मैंने भगवत गीता अपने सिलेबस में पढ़ी और स्थित प्रज्ञ का कंसेप्ट समझा, तब मैं समझ गया जीवन का सार क्या है। जीवन का सार इसी में है कि सब चीज़ माया है, सब चीज़ आती रहेगी जाती रहेगी, आपको स्थिर रहना है। अपने आप में स्थिर रहोगे आप, तो सारे सुख दुख सब आएंगे जाएंगे। आप इनको ऑब्जर्व करो, इनके प्रति अवेयर रहो कि हाँ ये सुख का पल आ रहा है, ये दुख का पल आ रहा है, दोनों को बराबर एंजॉय करो, रिकॉग्नाइज करते रहो। मैं बोलता हूँ ना कि एक RRR का फार्मूला है। अच्छा, हाँ बताइए। ट्रिपल R का। जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ मान लीजिए कि आपका कोई समय चल रहा है, बहुत दुखी है, तो आप उसको रिकॉग्नाइज करिए क्या भावना है आपकी, फिर आप उसे देखिए रिफ्रेम करिए। दूसरा R बोलता है रिफ्रेम करिए कि आप उससे कैसे आउटकम, उससे बाहर कैसे आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए। फिर जो चीज़ आपने किया उसे रीइंफोर्स करते रहिए रेगुलर बेसिस पे। अब मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप शारीरिक रूप से अनफिट हैं, जिम जाइए। सबसे पहले चीज़ परिवर्तन लेके आइए, रिफ्रेम करिए, रिकॉग्नाइज कर लिया कि आपको वर्कआउट करना चाहिए, आप जिम जाइए। आप अपने आप को रिफ्रेम कर रहे हैं, आप रीइंफोर्स करते रहिए, रेगुलर इस एक्टिविटी को करते रहिए। आपकी ज़िंदगी सर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आखिरी, आपका फेवरेट में आखिरी सवाल,
आपका फेवरेट माइथोलॉजिकल कैरेक्टर कौन सा है? आध्यात्मिक दुनिया से पूछें तो आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगता है? मैथोलॉजिकल कैरेक्टर तो अरविंद भाई मैंने ऐसा कुछ जाना नहीं, जैसे समझा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं पूछूं आपसे, भगवान कृष्ण, अच्छा, भगवान शिव। अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो मेरे फेवरेट तो हनुमान जी हैं। अरे वाह, मैं तो ये expect किया था मैंने। मैं तो डेडली मारता हूँ तो जय बजरंगबली मेरे तो ऑटोमेटिक नेचुरली निकलता है जय बजरंगबली। तो उनके पावर, गाने बहुत मोटिवेट पावर आती है सर, पावर अंदर ऐसा फील आता है बजरंगबली साक्षात जो सपोर्ट कर रहे हैं अब। हाँ, जय बजरंग बाण बजरंगबली। सुनिए आप, क्या पंप निकलता है अरे, कसम से। और उसके अलावा तो मैं भगवान शिव, मतलब सारे, मतलब जो मजा आता है ना सर, बजरंगबली का नाम लेते ऐसे लगता है कि ताकत ही ताकत भर गई है शरीर में। तो जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि आपको नाम जाप करना चाहिए, तो आप इसको मानते हैं? और मानते हैं तो फिर किसका नाम जाप करते हैं? देखिए सर, मैं मन से बहुत धार्मिक हूँ, आध्यात्मिक हूँ, और मैं जो फिलॉसफी है शंकराचार्य की, जी, ठीक है, उसमें विश्वास करता हूँ कि भाई जो यूनिवर्स है ना, कण कण वाले में जो भगवान है ना, कण कण में भगवान है। जैसे कहते नहीं है शंकराचार्य की फिलॉसफी में, कुंभ में जल, जल में कुंभ, फूटा कुंभ जल जल ही समानी। वाह। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप पानी है, अब पानी में कोई घड़ा रख दीजिए, घड़े के अंदर भी पानी है, डाल दीजिए, तो क्या है, कुंभ में जल, घड़े में पानी, जल में कुंभ, जल में कुंभ, फूटा कुंभ, घड़ा फूटा, जल जल ही समानी। मतलब उसी तरह से हमारी आत्मा है, मतलब जो ब्रह्म है ना, जो संसार में एकमात्र सत्ता है, सब उसी के पार्ट है हम लोग, सही बात। सब उसी के अंश हैं, यहाँ से निकले सब उसी में एक सार हो गए। तो मैं जब नाम जाप, आप बात कर रहे हैं नाम जाप करने की, इन चीज़ों करने, इन सब चीज़ों में मेरी उतनी वो नहीं है, मतलब उतनी मान्यता नहीं है। मैं बोलता हूँ कि आपके अंदर ही आत्मा है, वही आत्मा ही परमात्मा का पार्ट है, तो आप अपने आप को जो उसका अंश मानो, और जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करके जाओ आप। क्या बात है। समय का थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है, अदरवाइज मैं तो ऐसे सोच रहा था कि 2-3 घंटे बैठ के वार्तालाप किया जाए, बात की जाए, क्योंकि क्या कंटेंट निकल के आ रहा है। मतलब कई बार ऐसा लगता है मुझे, मैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। आज और कल में मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ, और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बातचीत करने से कितना सीखने को मिलता है, क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस रेयरली मैं कभी कर पाऊँगा जो इन्होंने किया है, जो मैं अपने आप को सामने देख पा रहा हूँ। तो आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ आप बताओ। अब आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, और उसके बाद अगर आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा हुआ, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखे कि हमें और चाहिए, तो हम लोग एक बार फिर से बैठेंगे, फिर से हम बातचीत करेंगे। अभी तो हम कंसाइज कर दिए, एक बार आपको बता दिए कि फिटनेस में भी है, ये जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर है, इसके अलावा आध्यात्मिक तो ये है ही, इनकी हॉबीज़ तो आपने जानी है। आखिरी सवाल, इतने अच्छा जीवन काटा आपने 40 साल का, और भगवान करे आप ऐसे ही लगभग 60, 70, 80 साल और जिए, ताकि उतना ही मोटिवेट कर पाएँ। लेकिन 40 साल की इस जर्नी में 3 ऐसी सीख जो आपने स्पेशली सीखी कि ये मेरी ज़िंदगी बदल दी इस चीज़ ने, हो सकता है इनकी भी ज़िंदगी बदल जाए, वो कौन सी होंगी? सर, अनुशासन, कंसिस्टेंसी, ये जो जीवन का जो मेरे सीख है, मैं जो बता रहा हूँ अभी, जी। कि अगर आप अनुशासित हैं जी। तो आपको जीवन में और कुछ नहीं चाहिए। और अनुशासन का मतलब ये सर कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या है कि आप फल जो है ना, दिख रहा है, रिजल्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आप अगर सही रास्ते पे हो, तो जैसे एक ट्रेन नहीं होती है, अगर एक बार पटरी पे चढ़ा दिया आपने, आपको पता है कि ये गंतव्य है यहाँ से प्रयागराज, इलाहाबाद, दिल्ली से हम बैठ गए हैं, तो आप चिंता करते हो क्या कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, आया कि नहीं आया? अरे आ जाएगा ना, आप चलते रहो। मैं यही बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ। मेरे जीवन में मैंने क्या सीखा, अगर मैंने कोई चीज़ ठान ली मुझे ये करना है, और उसकी क्लैरिटी है कि मुझे करना है, तो मैं फिर उसमें लगा रहता हूँ। कोई कुछ बोले मैं छोड़ता नहीं हूँ, चाहे जो भी हो। क्यों नहीं मिलेगा सर? सत्य वचन। गीता में यही कहा गया है ना कि कर्मणे वाधिकारस्ते, कर्म करने पे तुम्हारा अधिकार है, कर्म करते रहो, फल तो मिलेगा ही सर। फल कहाँ जाएगा? आपके प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। कोई कर्म जो होता है ना, बिना फल दिए नहीं जाता है। चाहे आप अच्छे कर्म करो, चाहे बुरे कर्म करो, फल तो मिलेंगे, यही मिलेंगे। क्या बात है, ये नेवर एंडिंग टॉपिक होना चाहिए था। और मैं फिर से आऊँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, और आप बेंगलोर आते हैं तो हम फिर से बैठेंगे, मैं दिल्ली आता हूँ तो फिर हम बैठेंगे। 100% अरविंद भाई, मज़ा आया मुझे भी आपके साथ। बस हम यही चाहते हैं कि कुछ लोग सीख लें, हाँ बिल्कुल, कुछ आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड को देखने के लिए। और अगर मैं फिर से कहूँगा, अच्छी चीज़ों को फैलाने और शेयर करने में देखो एफर्ट लगता है, बुरी चीज़ें तो ऐसी फैल जाती है लोगों के इंटरेस्ट से। तो बहुत अच्छा एपिसोड है, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी, सीखी हैं तो भी लोगों से शेयर कर दो यार। इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और हमारे एनवाई सर, उनके लिए हार्ट देना मत भूलना। और एक लास्ट बात मैं आपसे पूछूंगा कि इनकी कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, वो कमेंट सेक्शन में आप इनको हार्ट देते हुए ज़रूर लिखना। और ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट के लिए
इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।